अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। वो सर्दियों की एक तारीक और भयानक रात थी। हवा साए साए चल रही थी। घर के सहन का नीम इतने जोर से हिल रहा था कि जानो अब गिरा और अब गिरा। 8 बजे थे मगर यूं महसूस हो रहा था कि जैसे आधी रात गुजर चुकी है। मैं उस जमाने में सेकंड ईयर का तालिब इल्म था। जीनत फिल्म 3 दिन पहले शहर के मशहूर सिनेमा जगत टॉकीज में लगी थी। उस पर इतना रश था कि टिकट मिलना मुश्किल था। हमारे चचा जो सिनेमा के बेहद रसिया थे, नामालूम टिकट कहाँ से और कैसे ले आए। दफ्तर से आते ही उन्होंने ऐलान किया कि आज ही सेकंड शो में चलना है। उस जमाने में दूसरा शो रात के 10 साढ़े 10 बजे शुरू होता और 1 डेढ़ बजे के करीब खत्म हो जाता। घटा और तेज हवा देखकर हम सब के दिल बैठे जा रहे थे कि कहीं बारिश ना हो जाए और सिनेमा का प्रोग्राम धरा का धरा रह जाए। हुआ यूं कि 9 बजे के करीब हवा रुक गई, बादल छट गए और मौसम बेहतर हो गया। घर से सिनेमा ज्यादा से ज्यादा मील भर के फासले पर होगा। खाना खाकर हम सब लोग पैदल रवाना हो गए। अभी थोड़ी दूर ही चले गए कि चाचा ने कहा, जमील मियाँ भैया से बैत तो ले आओ। मैं बैत लेने भैया के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे चाचा बहुत भुलक्कड़ हैं, ये बैत जो हमारे बाप की निशानी है मैं उनको नहीं दूंगा। मैंने जाकर चाचा से कहा तो वो बैत लेने खुद ही आ गए और कहा, भैया आप फिक्र न करें, ये बैत वापस आ जाएगी। मैंने भी हाँ में हाँ मिलाई और वादा किया कि मैं भी चलते वक्त चाचा को याद दिला दूंगा, इत्मीनान रखिए बैत वापस आ जाएगी। मजबूरन भैया ने बैत चाचा के हाथ में थमा दी और हम तेजी से चलते हुए खानदान के दूसरे अफराद से आ मिले जो अभी मस्जिद तक ही पहुंचे थे। ये मस्जिद हमारे घर से कोई 200 गज के फासले पर होगी। उससे 200 गज के फासले पर एक अंधा कुआं था जो बाबू का कुआं कहलाता था। मशहूर था कि उसमें एक सर कटा रहता है जो अंधेरी रात में एक मर्तबा कुएं से निकलता है और रात गए मोहल्ले के दरवाजों पर दस्तक देता है। कुएं के पीछे गोरों का कब्रिस्तान था और उसके बाद गिरजाघर था जिसका बड़ा दरवाज़ा ठंडी सड़क पर खुलता था। जगत सिनेमा जाने के लिए बाबू के कुएं को पार करके गिरजाघर की दीवार के बराबर एक पतली सड़क पर से गुजरना पड़ता था। फिर एक पुलिया आती थी जो उस तंग सड़क को ठंडी सड़क से मिला देती। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पुराने घने पेड़ लगे हुए थे। जब हम रास्ता तय करके ठंडी सड़क पर आए तो महसूस हुआ कि रात बहुत हो गई है। घने दरख्तों ने तारीकी को और तारीक कर दिया। हम सब की रफ्तार तेज हो गई। आगे 100 गज के फासले पर सीधे हाथ की तरफ एक स्कूल था और बाएं तरफ एक मैदान जो सड़क की सतह से तकरीबन 8-9 फीट नीचाई में था। ये नीचा इलाका या नशेबी मैदान डिग्गी के नाम से मशहूर था। बरसात होती तो ये तालाब बन जाता, गर्मियाँ आती तो घास का किता या टुकड़ा बन जाता। इसके जनूब में कुछ कच्चे मकानात थे जिनमें घोसी और गुज्जर रहते थे। इन मकानों में कहीं कहीं रोशनी दिखाई दे रही थी। गिरजा से बेगम पुल तक सड़क बिल्कुल सीधी थी। स्कूल के बाद से 2-2 फरलांग के फासले पर बिजली के खंभे लगे हुए थे। बेगम पुल पर रोशनी ज्यादा थी। एक तो यहाँ कई दुकानें थी जिन पर गैस की लालटेनें जल रही थी और दूसरे इस सड़क पर 2 सिनेमा वाक़या थे जिनमें से एक जगत टॉकीज था। जब हम सिनेमा की 4 दीवारी में दाखिल हुए तो भीड़ बहुत थी। पहला शो खत्म हो चुका था और दूसरा शो शुरू होने वाला था। हम जल्दी से टिकट देकर अंदर दाखिल हुए और अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। सबसे आखिरी सफ में हमारी सीटें थीं और आखिरी सीट बिल्कुल दीवार से मिली थी। चाचा उसी सीट पर बैठ गए। सिनेमा खत्म हुआ तो रात का 1:15 बज चुका था। जमाइयाँ लेते, सूं सूं करते और तेज तेज चलते हम घर पहुंचे और यहाँ पहुंचकर चाचा को याद आया कि वो बैद सिनेमा में ही भूल आए हैं। गजब हो गया, उनके पैरों तले की जमीन निकल गई। उन्होंने इल्तिजा भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा कि जमील मियाँ जल्दी से साइकिल पर जाओ और बैद ले आओ। शाबाश। एक तो चचा का रोब, फिर उनका ये एहसान कि उन्होंने हमें सिनेमा दिखाया और दूसरा ये कि बैद वापस लाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। मैंने अच्छा कहा और जल्दी से सीढ़ियों के नीचे खड़ी साइकिल की तरफ बढ़ा। मैंने अपने भाइयों में से एक से कहा कि वो भी मेरे साथ चले, मगर वो निहायत बेमुरवती से इनकार करके अपने कमरे में चला गया।
और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने साइकिल उठाई, मगर जैसे ही उस पर सवार हुआ मुझे महसूस हुआ कि उसका पहिया ज़मीन से लग चुका है। देखा तो पहिए में हवा नहीं थी। मैंने गुस्से में आकर साइकिल को वहीं पटका और पैदल रवाना हो गया। मस्जिद, बाबू का कुआं, गिरजा घर की दीवार, ठंडी सड़क, डिग्गी, बेगम का पुल और सिनेमा। मैनेजर साहब अभी मौजूद थे। उनसे कहा वो चाचा को जानते थे। एक आदमी उन्होंने मेरे साथ कर दिया। मैं अंदर गया और उस सीट की तरफ बढ़ा जहां चाचा बैठे थे। बैद दीवार से लगी तन्हा खड़ी थी। उसे देखकर मेरे दम में दम आया और मैं मैनेजर साहब का शुक्रिया अदा करके बैद संभाल कर घर की तरफ चल पड़ा। सिनेमा से बेगम पुल पर आया और फिर आगे बढ़ा। हवा तेज हो गई। चारों तरफ फूका आलम था, ना आदम ना आदमजाद। डिग्गी के करीब आया तो कच्चे मकानों में से ढोलक और नाचने गाने की आवाज़ें आ रही थी। मैं आगे चला और स्कूल के करीब आ गया। यहाँ बिजली के खंभे खत्म हो जाते थे और अंधेरा बढ़ने लगा था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं किसी सुरंग में से गुजर रहा हूँ। मेरे कदमों की रफ्तार तेज हो गई। मैं चाहता था कि ये फासला जिस कदर जल्दी हो तय हो जाए, अच्छा है। रात की इस गहरी तारीकी में गुजरते हुए मुझे हर वो आवाज़ खौफजदा कर रही थी जो उस लंबी चौड़ी दुनिया में हवा के जुल्म के खिलाफ उठ रही थी। अभी मैं थोड़ी दूर ही चला हूँगा कि मैंने महसूस किया कि घुंघरुओं की सी आवाज़ मेरे पीछे से आ रही है। छन छन। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे घुंघरू किसी पालतू जानवर के पैरों में बंधे हों और उसके चलने से छन छन की आवाज़ पैदा हो रही हो। मैंने मुड़कर देखा तो एक बकरी जैसा जानवर मुझसे चंद गज के फासले पर था। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उसे देखकर मेरी रफ्तार खुद बहुत तेज हो गई। मेरी रफ्तार के साथ ही उस बकरी नुमा जानवर ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी। मैं ये समझा कि शायद डिग्गी में रहने वाले घोंसियों की ये बकरी है जो खुल गई है और चलते चलते यहाँ सड़क पर आ गई है। अब मैंने महसूस किया कि छन छन की ये आवाज़ मेरे करीब आ गई। उस वक्त मेरा बुरा हाल था। एक एक कदम 100 मन का हो गया। मैं अपने ख्याल में बहुत तेज चल रहा था। डिग्गी से पुलिया का फासला जो पलक झपकते में तय हो जाता था, अब मीलों का फासला मालूम हो रहा था। मैंने अपनी रफ्तार को और तेज कर दिया। बकरी नुमा जानवर ने भी उसी हिसाब से अपनी रफ्तार तेज कर दी। मुझे महसूस हुआ कि यह आवाज़ अब मुझसे बहुत करीब हो गई है। मैं जल्दी से सड़क से हटकर कच्चे में हो गया। आयतल कुर्सी जो मुझे याद थी उस वक्त पूरी कोशिश के बावजूद याद ना आई। दरूद पढ़ने की कोशिश की, वो भी याद न रहा। बदहवासी का आलम था। चारों तरफ सन्नाटा, तारीक रात, साएं साएं करती तेज हवा, पीपल के पत्तों का भयानक शोर। अभी मैं कच्चे में 2-4 कदम ही चला हूँगा कि क्या देखता हूँ कि वो बकरी नुमा जानवर शों शों की आवाज़ के साथ हवा में उड़ा, मेरे सर से गुजरता, चंद से सड़क पर उतरा। अब वो मेरे सामने था। मैं कच्चे में चल रहा था और वो सड़क पर चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। अब मैंने देखा कि उसका रंग रात की तरह स्याह है। लंबे लंबे सींग हैं और वो बछड़े के बराबर एक बकरी जैसा जानवर है। उसकी आंखें बिल्ली की आंखों की तरह अंधेरे में चमक रही थी। वो बराबर मेरी तरफ बढ़ रहा था और छन छन की आवाज़ें आ रही थी। मैं ठहर गया, वो चलता रहा और जब मुझसे चंद गज के फासले पर रह गया तो फिर शों की आवाज़ के साथ हवा में उठा और मेरे सर से गुजरता छन से सड़क पर उतरा और मेरे पीछे आने लगा। अब मैंने महसूस किया कि वो भी कच्चे पर चल रहा है। मैं पक्की सड़क पर आ गया। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि वो भी सड़क पर आ गया है। मैं फिर कच्चे पर आ गया। ये ज़रा सा फासला मेरे लिए क़यामत का फासला बन गया था। मुझे मालूम नहीं था कि मैं चल रहा था, रेंग रहा था या खड़ा था। इसी असना में वो फिर हवा में उठा और मेरे करीब से ज़मीन पर उतरा। अब उसका ये अमल तेज़ हो गया, कभी पीछे कभी आगे। मैं 1 कदम चलता तो वो मेरे सामने होता, मैं 2 कदम पीछे हटता तो वो मेरे पीछे होता। पुलिया अभी 40-50 गज के फासले पर थी। फासले का ये अंदाज़ा मैं आज लगा सकता हूँ। उस दिन तो वो मुझे 40-50 मील से भी ज़्यादा मालूम हो रहा था। इस बार जब वो हवा में उठा और छन से ज़मीन पर उतरा तो मैंने महसूस किया कि वो मुझसे कुछ दूर उतरा है। मैंने सोचा बेहतर है कि अपनी सारी कुव्वतों को जमा करके तेज़ी से भागने की कोशिश की जाए। छन छन की आवाज़ मेरे पीछे से मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं सर पर पांव रखकर भागा। कलमा पढ़ता जाता और भागता जाता था, भागता जाता और कलमा पढ़ता। इसी असना में फिर शों की आवाज़ आई और मेरे सर पर से होता हुआ फिर एक बार मुझसे चंद गज के फासले पर छन से ज़मीन पर उतरा और मेरी तरफ बढ़ने लगा।
मैं भागता रहा और भागता ही रहा। इतने में पुलिया आ गई। मैं जल्दी से उस पर आया और गिरजा की दीवार से लगा लगा भागता हुआ बाबू के कुएं के पास आया। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। फिर शूं की आवाज़ आई और मेरे सर पर से उठता हुआ मुझसे पहले उस कुएं के चबूतरे पर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थी और वो बुत की तरह बेहिस्सो हरकत खड़ा था। इतने में क्या देखता हूँ कि वो गायब हो गया और फिर उसी जगह से कफन के से लिबास में लिपटा बगैर सर के एक आदमी मेरी तरफ आ रहा है। बाबू का कुआं मेरी बाएं तरफ था। मैं दाएं तरफ को होकर फिर तेजी से भागा। मेरी चीख निकल गई। मैं चीखता जाता और भागता जा रहा था। इतने में मैं मस्जिद के करीब पहुंच गया। मस्जिद से मैदान और फिर घर। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला, अंदर से कुंडी लगाई और जल्दी से लिहाफ में दुबक गया, जैसा कि पहले ज़मानों के मकानों में होता था। मेरे कमरे का दरवाज़ा घर से बाहर की तरफ भी खुलता था। हरे रंग का छोटा सा बल्ब कमरे में रोशन था। सामने मेज़ पर मेरी किताबें और कॉलेज नोटबुक रखी हुई थी। मेरा सांस फूल रहा था। जिस्म का सारा खून खुश्क हो गया था। मैंने लिहाफ को सर तक तान लिया। कुछ देर तक तरह तरह के डरावने ख्यालात मुझे परेशान करते रहे और फिर नामालूम मैं कब सो गया। अभी सोए हुए मुझे थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक मेज़ पर से किताब के गिरने और कुर्सी के खींचे जाने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैंने लिहाफ मुंह पर से उतारा और देखा कि एक लंबे कद की खातून गहरे सुर्ख रंग की साड़ी पहने मेरी तरफ पीठ किए मेज़ पर झुकी हुई मेरी कॉलेज नोटबुक के वर्क उलट पलट रही है। या अल्लाह, ये कौन है? इस कद और जिस्म की तो कोई औरत हमारे ख़ानदान में नहीं है। और फिर रात गए मेरे कमरे में आने की क्या मानी है? कुछ देर वो इसी तरह झुकी खड़ी रही। फिर उसने पेंसिल से कागज़ पर कुछ लिखा। लिख कर कागज़ को फाड़ा और तय करके अपने सीने में रख लिया। ये करके वो मेरी तरफ मुड़ी। उसे देखकर मेरा तो दम ही निकल गया। बैल की सी आंखें, ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ी पेशानी और बहुत ही लंबी नाक जो तोते की चोंच की तरह आगे को मुड़ी हुई थी। दहाना सूर की तरह गोल और तंग। उसने शायद महसूस किया कि मैं लिहाफ में से उसे देख रहा हूँ। वो मेरे पलंग के करीब आई और बुत की तरह बेहिस्सो हरकत खड़ी हो गई। बहुत देर तक वो इसी तरह खड़ी रही। मैं दम साधे लिहाफ में चुपचाप लेटा था। ना आवाज़ निकाल सकता था और ना किसी को मदद के लिए बुला सकता था। कुछ देर बाद वो मेरी पट्टी से हटी और मेज़ की तरफ गई और खूंटी पर टंगी हुई बैद को उठाकर घुमाने लगी। घुमाते घुमाते वो फिर मेरे पलंग की तरफ आई। उसके चलने से छन छन की वही आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। वो उसी तरह बहुत देर तक बुत बनी मेरे पलंग से लगी खड़ी रही। फिर उसने बैद की नोक से मेरे लिहाफ को उतारने की कोशिश की। मुझे यूं मालूम हो रहा था कि बस अब दम निकला कि निकला। मैंने लिहाफ को और ज़ोर से दबा लिया। कुछ देर तक वो यही करती रही, जैसे वो लिहाफ उतारने की कोशिश कर रही हो। मैं पूरी कुव्वत से लिहाफ को दबा लेता। मैं सोच रहा था, या अल्लाह, आज सुबह कब होगी? ये भयानक तारीकी कब खत्म होगी? बाहर तेज़ हवा चल रही थी। सहन में खड़ा नीम और हवा की साएं साएं खौफ को और बढ़ा रहे थे। छत पर 2 बिल्लियां लड़ रही थीं, जिनकी डरावनी आवाज़ें मुझे मारे डाल रही थीं। मैंने महसूस किया कि शायद आज मेरी ज़िंदगी की ये आखिरी रात है। कोई भी तो ऐसा नहीं था जो मेरी मदद को आ सके और इस बला से मुझे निजात दिलाए। मैंने दिल ही दिल में हिसाब लगाया कि 1:15 बजे सिनेमा ख़त्म हुआ, 1:45 बजे हम घर पहुँचे। फिर मैं बैद लेने सिनेमा गया और फिर उसके बाद छन छन वाला वाक़या पेश आया, तो गोया 3 बजे मैं घर आया हूँगा और कम से कम 1-1.5 घंटे में सोया भी। तो फिर इस वक्त 4:30 तो ज़रूर बजने चाहिए। अभी तक कोई मुर्गा बोला और ना मौज़न ने अजान दी। वो घोसी जो सुबह तड़के ही अपने गाय हमारी गली में से ले जाता था, आज वो भी नहीं आया था। या अल्लाह, ये रात कैसे गुजरेगी? अब क्या बजा होगा? क्या अभी सुबह नहीं हुई? क्या आज सुबह नहीं होगी? छत पर बिल्लियां फिर लड़ने लगीं। इतने में मैंने देखा कि वो मेरे पलंग से हटकर फिर मेरी मेज़ की तरफ जा रही है। मेज़ पर पहुंची और झुककर मेरी कॉलेज की नोटबुक के वर्क उलटने पलटने लगी। कुछ देर इसी तरह करती रही। फिर मेज़ पर रखी हुई इंग्लिश उर्दू लुगत को उठाया और उसे आतिशदान पर रख दिया। कुर्सी को खींचा और उस पर बैठ गई और फिर कुछ लिखने लगी। बहुत देर तक वो लिखती रही और फिर पहले की तरह वर्क फाड़ा, तय किया और उसे अपने सीने में उड़स लिया। इस काम से फारिग होकर इस बार वो मेरे सिरहाने की तरफ आई और पूरी कुव्वत से मेरे मुंह पर से लिहाफ उतारने लगी। इधर वो जोर लगाती, उधर मैं पूरी ताकत से लिहाफ को दबाता।
मैंने महसूस किया कि उसकी उंगलियों की पकड़ सख्त हो गई है। लंबे लंबे नाखून लिहाफ में गड़ गए। इस बार उसने पूरी कोशिश से लिहाफ को मेरे मुंह पर से उतार दिया और इसी कोशिश में झर से लिहाफ के फटने की आवाज़ मेरे कानों में आई। अब मेरा मुंह खुला था और मैं उसके रहमो करम पर पलंग पर पड़ा था। कुछ ही देर बाद वो मेरे सिरहाने बैठ गई और मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। जब वो उंगलियां फेरती तो मेरे सर में मिर्चें सी लगने लगती। एक बार तो उसने इतनी जोर से नाखून गड़ाए कि मैंने महसूस किया कि मेरे सर की सारी खाल उतर गई है। कभी वो ज़मीन पर पैर मारती तो वही छन छन की आवाज़ मेरे कानों में आने लगती। मैं दम साधे यूं ही लेटा रहा। वो मेरे सर को उसी तरह सहलाती रही। रह रह कर मुझे ख्याल आता कि आज शायद सुबह नहीं होगी, जुबैर आज सोते ही रहेंगे। रोशनदान की तरफ देखा तो रात की स्याही रोशनी में तब्दील हो रही थी। वो इसी तरह उंगलियां चलाती रही और मैं चुपचाप उसकी उंगलियों से पैदा होने वाली तकलीफ को बर्दाश्त करता रहा कि इतने में अजान की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। अजान की आवाज़ सुनते ही वो उठी। बैद उसके हाथ में था। उसने दरवाजे का रुख किया, कुंडी खोली, दरवाज़ा धड़ से बंद किया और बाहर निकल गई। मैं इसी तरह पलंग पर पड़ा रहा। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। पलंग से उठकर कुंडी लगाने की भी मुझ में हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद दूध वाले ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं डरते डरते दरवाजे की तरफ गया, जल्दी से कुंडी लगा दी और आवाज़ दी, कौन है? जवाब आया, भैया शबराती। मैंने बर्तन दिया, दूध लिया और वापस आकर पलंग पर बैठ गया। मैंने देखा कि कोई चीज़ मेरे गालों पर जम गई है। हाथ फेरा तो वो खून था जो मेरे सर से बहकर गालों तक आ गया था। लिहाफ देखा तो वो फट चुका था। आईना उठाकर देखा तो सर में एक जख्म था और बैद वो भी गायब थी। कॉलेज नोटबुक के 2 कागज़ फटे हुए थे और कई सफ़ात पर किरम कांटे से बने हुए थे। और फिर ये हुआ कि मेरे सर के बाल तेज़ी से गिरने लगे और वो जख्म का निशान आज तक मेरे सर में मौजूद है। पहले मैं भूतों, चुड़ैलों, सरकटों, बदरूहों और पिछल पैरियों पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन उस दिन से ये हाल है कि मुझे चारों तरफ यही मखलूक नजर आती है। मालूम नहीं कि आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, छन छन एक हैरत अंगेज़ खौफनाक रात की कहानी। इसका दूसरा हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और हैदर वाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।